हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत वेलकम है उत्कर्ष प्लेटफॉर्म के द 10 मिनट शो में, जहां पर आज हम बात करने वाले हैं ऐसी न्यूज के बारे में जो आपके पॉलिटी सब्जेक्ट से रिलेटेड तो इम्पोर्टेंट टॉपिक है ही। इम्पोर्टेंट टॉपिक क्योंकि केंद्रीय निर्वाचन आयोग आपके टॉपिक में है, लेकिन साथ ही साथ करंट अफेयर्स से कनेक्ट कैसे। करंट अफेयर्स में एक मुद्दा अभी जो है काफी चर्चा में रहा है, किसको लेकर? मुख्य चुनाव आयुक्त के निष्कासन को लेकर। तो आज हम बात करेंगे क्या संवैधानिक प्रक्रिया है, क्या मुख्य चुनाव आयुक्त का निष्कासन किस आधार पर किया जा रहा है, या ऐसा होगा या नहीं होगा, क्या क्या जो है हालिया संदर्भ रहे हैं, क्या क्या विवाद का कारण रहा है, ये सारी बात हम डिस्कस करेंगे। चूंकि ये रिवीजन क्लास है तो इसमें अपन इसी का पीपीटी का यूज करेंगे, क्योंकि हाथ से लिखाने में पूरा 10 मिनट में हो नहीं पाएगा। देखिए हुआ क्या है, हाल ही में जो विपक्ष दल है, और विपक्ष दल में भी विशेषकर हम तृणमूल जो है कांग्रेस की बात करेंगे। आप सब जानते हैं कि हमारे जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं उनका नाम है ज्ञानेश कुमार जी। उनके खिलाफ अभी महाभियोग यानी कि इम्पीचमेंट का जो प्रस्ताव है वो लाने की तैयारी की जा रही है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि हालांकि भारतीय संविधान में कहीं पर भी निर्वाचन आयोग के जो आयुक्त हैं उनको, या फिर कैग की बात करेंगे तो किसी को भी लेकर जो है इम्पीचमेंट यानी कि महाभियोग शब्द का यूज नहीं किया जाता है उनको हटाने के संदर्भ में। केवल भारतीय संविधान में राष्ट्रपति को हटाने के संदर्भ में महाभियोग शब्द का यूज किया गया है, लेकिन यहाँ पर इनको हटाने के लिए जो रिमूव शब्द यूज किया गया है। लेकिन फिर भी हम यहाँ पर क्या कर देते हैं, तो आपने देखा होगा कि राजनीतिक चर्चा जब हम करते हैं तो ये महाभियोग शब्द जो है काफी चर्चा में रहता है, जिसका यूज हम अक्सर यहाँ पर करते हैं। संवैधानिक रूप से इसका कोई जो है क्या है, यहाँ पर शब्द का उल्लेख हमको नहीं मिलता। आरोप क्या है? विपक्ष का मुख्य आरोप है चुनाव आयुक्त को लेकर पक्षपातपूर्ण आचरण, यानी कि यहाँ पर बेस कंडक्ट की बात कर रहे हैं, मिसकंडक्ट की बात कर रहे हैं। क्या है पक्षपातपूर्ण? मतलब कि मिसकंडक्ट मतलब मिसकंडक्ट नहीं, बेस कंडक्ट मतलब है बाइस कंडक्ट, पक्षपातपूर्ण आचरण। ये कह रहे हैं कि देखिए टीएमसी ने ये कहा है कि जो मतदाता सूची के लिए जो विशेष गहन पुनरीक्षण, आप सभी को पता है कि एसआईआर जिसे हम स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के नाम से जानते हैं, तो इसके दौरान जो निर्वाचन आयोग है इसने क्या किया, पश्चिम बंगाल में ही माइक्रो ऑब्जर्वर्स जो है तैनात करके क्या बनाया है, राज्य को निशाना बनाया है। ऐसा कहना है किसका? तो आप कहेंगे टीएमसी। टीएमसी मतलब तृणमूल कांग्रेस, जो कि इन पर ऐसा आरोप लगा रही है। साथ ही देखिए हुआ क्या कि मुख्य चुनाव आयुक्त को लेकर हम बात करें तो आप सब जानते हैं कि देखिए आर्टिकल 324 से लेकर और 329 तक केंद्रीय निर्वाचन आयोग के बारे में हमको क्या मिलता है, उल्लेख मिलता है। अब हमारे एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि अगर हम केंद्रीय निर्वाचन आयोग की बात करेंगे तो ये जो है कैसा होता है, मतलब क्या संवैधानिक है, वैधानिक है। तो यहाँ पर देखिए भारतीय संविधान का अनुच्छेद 324 बताता है इसके स्ट्रक्चर के बारे में और इसकी स्वतंत्रता को सुनिश्चित करने वाले तत्वों के बारे में। देखिए 324 के क्लॉज 5 की जब हम बात करते हैं तो ये प्रावधान करता है कि जो केंद्रीय निर्वाचन आयुक्त होगा उसको पद से हटाने की प्रक्रिया और आधार वही होते हैं जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के लिए निर्धारित होते हैं। हालांकि मैं आपको एक बात और बता दूं कि देखिए 5 लोग ऐसे हैं जिनको सेम प्रोसेस से हटाया जाता है। इधर लिख देती हूँ कि 5 लोग ऐसे हैं जिनको समान प्रक्रिया से हटाया जाता है। एक तो कैग हो जाएंगे, जिनको नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के नाम से जानते हैं, आर्टिकल 148 से लेकर 151। दूसरे हमारे कौन से हो जाएंगे? दूसरे हमारे हो जाएंगे राज्य निर्वाचन आयुक्त। कौन से हो जाएंगे? यहाँ पर हमारे हो जाते हैं राज्य निर्वाचन आयुक्त। और तीसरे हमारे हो जाएंगे, ध्यान रखिएगा, कौन से? केंद्रीय निर्वाचन आयुक्त। कौन से होंगे? केंद्रीय निर्वाचन आयुक्त। और इसी के साथ ही चौथे जिनको समान प्रक्रिया से हटाया जाता है, तो चौथे हमारे कौन से हो जाएंगे? हाई कोर्ट के न्यायाधीश। कौन से होंगे? हाई कोर्ट के न्यायाधीश। और 5वें कौन से हो जाएंगे? तो ध्यान रखिएगा, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश। तो इनको 5 को समान प्रक्रिया से हटाया जाता है। अब हम देखिए बात करेंगे कि यहाँ पर अगर आपसे पूछे 2023 का जो नया कानून आया था, संसद ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति, सेवा शर्तें और पदावधि के लिए जो अधिनियम 2023 क्या किया था, पारित किया था।
इस अधिनियम की जो है धारा कौन सी है 11, ये स्पष्ट करती है कि सीईसी का जो निष्कासन है होगा केवल उसी रीति से किया जाएगा जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट के जज का होता है। अन्य चुनाव आयुक्त की बात करेंगे तो इन्हें सीईसी की सिफारिश पर ही क्या किया जाता है, राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जा सकता है। ये वाली बात आपको करनी है। अब निष्कासन प्रक्रिया होती क्या है, रिमूवल प्रोसेस की बात करेंगे तो आपने कहा कि देखिए अनुच्छेद 124 का क्लॉज 4 हटाने की प्रक्रिया, लेकिन किस बेस पे, न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 के द्वारा क्या होती है, वे नियमित यहाँ पर होती है। अगर हम प्रस्ताव की शुरुआत की बात करें तो हटाना है तो हटाने की प्रपोजल जो है, पहली बात तो ध्यान रखिएगा, संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है। मतलब हटाने का जो प्रपोजल है वो संसद के किसी भी सदन में ला सकते हैं। मान लीजिए लोकसभा की बात करेंगे तो लोकसभा में 100 सदस्यों की स्वीकृति यानी कि 100 सदस्यों के हस्ताक्षर चाहिए, जबकि राज्यसभा की बात करते हैं तो यहाँ पर कम से कम 50 सदस्यों के हस्ताक्षर जो है क्या है वाला यहाँ पर एक प्रपोजल है जो सौंपा जाएगा अध्यक्ष या सभापति को। मतलब लोकसभा की बात कर रहे हैं तो डेफिनेटली अध्यक्ष को दिया जाएगा, और जब हम राज्यसभा की बात कर रहे हैं तो ये जो है बेसिकली आपके राज्यसभा के सभापति को। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि देखिए अगर हम लोकसभा के अध्यक्ष की बात करें, जब इसके पास ये प्रपोजल जाता है तो ये चाहे तो इसको क्या कर सकते हैं, एक्सेप्ट भी कर सकते हैं, और चाहे तो इसको क्या कर सकते हैं, रिजेक्ट भी कर सकते हैं। जांच समिति के गठन की बात करेंगे तो प्रस्ताव जब स्वीकार हो जाएगा तो आरोपों की जांच के लिए क्या बनाई जाती है, 3 सदस्यीय समिति बनाई जाती है। कौन होंगे, सुप्रीम कोर्ट के एक न्यायाधीश, हालांकि वैसे तो देखिए मुख्य न्यायाधीश या अन्य न्यायाधीश में से भी हो सकता है, किसी उच्च न्यायालय के एक मुख्य न्यायाधीश होंगे और एक कोई क्या होता है, प्रतिष्ठित विधिवेत्ता। हालांकि हाई कोर्ट के जो है क्या है, मुख्य न्यायाधीश ही होते हैं, लेकिन अगर चाहे जैसे मुख्य न्यायाधीश के विरुद्ध ही हो तब तो फिर अलग होगा ना, तो सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश या फिर किसी अन्य न्यायाधीश में से भी जो है यहाँ पर चुना जा सकता है। संसदीय कार्यवाही, देखिए यदि समिति सिद्ध कदाचार यानी कि यहाँ पर प्रूव्ड मिसबिहेवियर या हम इनकैपेसिटी की बात करेंगे, अगर इनका दोषी पाया जाता है, मतलब यहाँ पर जो 3 सदस्यीय समिति बनाई गई है अगर ये जांच करती है और वो लोग दोषी पाए गए हैं जो उन पर आरोप लगाया गया है, तो इसके लिए सदन में क्या होता है, मतदान होता है। और मतदान की जब हम बात करेंगे तो इस प्रपोजल को, इस प्रस्ताव को प्रत्येक सदन के द्वारा सदन की कुल सदस्यता के बहुमत और उपस्थित और मतदान करने वाले जो सदस्य हैं उनके 2/3 बहुमत से क्या है, पारित करना जरूरी होगा। अगर दोनों सदनों से पारित होता है तो उसके बाद यहाँ पर राष्ट्रपति को ये संबोधन भेजा जाएगा जो अंततः क्या करते हैं, निष्कासन का आदेश जारी करते हैं। अगर हम कुछ केस स्टडीज देखें इससे रिलेटेड, जैसे अब तक भारत के किसी भी मुख्य चुनाव आयुक्त को सफलतापूर्वक जो है रिमूव नहीं किया गया है, लेकिन ऐसे कई मामले हैं जो चर्चा का विषय रहे हैं हटाने से रिलेटेड। जैसे टीएन सेशन मामला 1990 के दशक की बात करेंगे, हुआ क्या था, तो चुनाव सुधार के कारण जो तत्कालीन सरकार थी और जो हमारे ये टीएन जो सेशन थे इनके बीच क्या था, काफी कन्फ्लिक्ट हो गया था, लेकिन निष्कासन की प्रक्रिया जो है पूरी नहीं हुई थी। तो ये आप जानते हैं। नवीन चावला बनाम एन गोपाल स्वामी 2009 की बात करेंगे तो तत्कालीन सीईसी एन गोपाल स्वामी ने चुनाव आयुक्त जो नवीन चावला थे उनको क्या किया था, पद से हटाने की सिफारिश की थी। हालांकि राष्ट्रपति ने क्या है, इसको यहाँ पर क्या नहीं किया था, एक्सेप्ट नहीं किया था, क्योंकि संविधान के अनुसार क्या है, सीईसी की जो सिफारिश होती है वो यहाँ पर कंपलसरी होती है, मतलब अनिवार्य होती है, ठीक है। लेकिन सरकार उस पर कार्रवाई करने के लिए क्या है, बाध्य है या नहीं, ये एक बहस का जो है क्या है, विषय यहाँ पर रहा है। न्यायाधीशों के मामले की बात करें, चूंकि प्रक्रिया समान ही होती है, और आपने बी रामास्वामी जी के बारे में भी सुना होगा, और सौमित्र सेन जो कि आपके 2011 वाला जो केस है, तो इन न्यायाधीश के मामलों को भी देखें जहां पर प्रक्रिया तो शुरू हुई थी लेकिन पद से हटने या प्रस्ताव गिरने के कारण जो है क्या नहीं हुई थी, मतलब यहाँ पर पूर्ण नहीं होती है। तो अभी देखते हैं आगे क्या होता है, बट यहाँ पर आपको पूरा प्रोसेस ध्यान रखना है। देखिए जैसे कई बार क्वेश्चन आता है, ईवीएम की बात आपने की होगी, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, तो ध्यान रखेंगे अगर आपसे पूछे इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का यूज पहली बार कब किया गया था, तो पहली बार 11वीं विधानसभा में किया गया था। कौन से रूप से, आंशिक रूप से, यानी कि राजस्थान विधानसभा की बात करेंगे आंशिक रूप से यहाँ पर किया गया था, जबकि 12वीं विधानसभा
12वीं विधानसभा की बात करेंगे, यहाँ पर कैसे किया गया था, पूर्ण रूप से ईवीएम यानी कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का यूज किया गया। जबकि लोकसभा के संदर्भ में देखते हैं तो ध्यान रखिएगा कौन सी लोकसभा थी जब इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का यूज हुआ था, तो आप कहेंगे 14वीं विधानसभा, सॉरी 14वीं कौन सी हो जाएगी, 14वीं लोकसभा यहाँ पर हो जाएगी। तो वो 5 भी आपको ध्यान रखने हैं जिनको समान प्रक्रिया से क्या किया जाता है, हटाया जाता है। अभी देखिए थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर आपके, अगर आप चाहते हैं कि देखिए 10 मिनट में हम जो भी रिवीजन करते हैं, तो इस रिवीजन से रिलेटेड अगर आप क्विज प्रैक्टिस करना चाहते हैं, उत्कर्ष ऐप में जाके कीजिएगा, बिल्कुल एकदम फ्री है। आपको कुछ नहीं करना, आपको इस क्यूआर कोड को स्कैन करना है। अब देखिए अगर आप इस क्यूआर कोड को स्कैन करते हैं तो आपको 2 चीजें मिलेंगी, कौन कौन सी, तो एक तो यहाँ पर डेली फ्री क्विज मिलेगी, एक आपके वीकली फ्री क्विज। ये क्या है, ये सुबह डेली 8 बजे क्या होती है, करंट अफेयर्स का सेशन होता है सुबह। तो मंडे टू सैटरडे तो करंट अफेयर्स का सेशन रहता है, और संडे को यहाँ पर जो है आपका क्या होता है, टेस्ट होता है। दोनों ही चीजें आपको फ्री मिलेंगी, वीकली फ्री क्विज और डेली फ्री क्विज आपको मिल जाएंगी। और ध्यान रखना ये जो करंट अफेयर्स वाला टेस्ट है ये हर संडे को होता है उत्कर्ष ऐप में, लेकिन कब मिलेगा, जब आप 10 मिनट शो को ऐड टू माई लाइब्रेरी कर लेंगे। इसी के साथ ही देखिए आरएस प्रीलिम्स 2026 2.2 टारगेट बैच है, 18 दिसंबर से ये बैच शुरू हुआ है। प्राइम फीस 7,500, स्टैंडर्ड फीस आपके 5,000। आरएस प्रीलिम्स में समग्र बैच, एलएफसी बैच है लाइफ फ्रॉम क्लासरूम, और जयपुर और जोधपुर दोनों शहरों में क्या है, अवेलेबल है। निर्मल बैच 8.0 की बात करेंगे, ये आपका लाइफ फ्रॉम स्टूडियो रहेगा, ऑनलाइन लाइव रिकॉर्डेड क्लासेस तो आपको मिलेंगी, राइटिंग आंसर राइटिंग जो है उस स्किल पर भी आपके फोकस किया जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात एमसीक्यू एक्सेस, और यहाँ तक कि जो है क्या है, आपके विगत परीक्षा जो प्रश्न परीक्षा है, जो भी आपकी परीक्षा हुई है उनके आपको प्रश्न पत्र जो है वो भी आपको इसमें देखने के लिए मिल जाएंगे। साथ ही निर्मल 2 पॉइंट इंग्लिश मीडियम बैच, ये इंग्लिश मीडियम के ऐसे स्टूडेंट जिनके पास स्टडी मटेरियल नहीं मिल पाता, तो उनके लिए काफ़ी यूजफुल बैच होने वाला है, जो 5 जनवरी से शुरू हुआ है। यहाँ पर फ्री कोर्स, ये उत्कर्ष का एक इनोवेशन है। इनोवेशन क्या है कि ऐसे स्टूडेंट, मतलब यहाँ पर मेन मोटिव है कि ऐसे स्टूडेंट जो दूर दराज क्षेत्र में रहते हैं, जो वंचित वर्ग है, जिन तक शिक्षा की पहुंच नहीं हो पाती, तो उन सभी बच्चों तक क्या करने के लिए, शिक्षा को सुलभ और आसान बनाने के लिए उत्कर्ष के द्वारा एक इनोवेशन किया गया है, जिसमें आप पा सकते हैं आरएस 2026 फ्री कोर्स। बिल्कुल न्यू जो है आपके सिलेबस पर आधारित है, जहां पर आपको नोट्स भी मिलेंगे, एक्सपर्ट सेशन, वीकली टेस्ट भी होंगे, करंट अफेयर्स मैगजीन, और ये आपके वीकली और आपके जो है कौन सी, सॉरी वीकली नहीं, मंथली और आपकी ईयरली मिल सकती है। फायदा ये है डाउनलोड भी कर सकते हैं, प्रिंट भी निकाल सकते हैं। तो आपको करना क्या है, प्रोसेस ये रहेगा, क्यूआर कोड को आपको स्कैन करना है, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में एक नए टॉपिक के साथ द 10 मिनट शो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, गुड नाइट।